हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। डाटा स्ट्रक्चर का लगभग 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एमसीक्यू के तौर पे करा दूंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है टीआरई 1 के लिए, सॉरी टीआरई 3 के लिए। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको टीआरई 1 में आ चुके होंगे और टीआरई 2 में भी आ चुके होंगे। उसी उसी आधार पे मतलब उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है उसको आप एकदम रट जाइएगा, हूबहू यही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए डाटा स्ट्रक्चर। तो सबको लगभग पता होगा ही डाटा स्ट्रक्चर क्या है। डाटा को एक खास तरीके से स्टोर करना, वही क्या कहलाता है, डाटा स्ट्रक्चर। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर का एक ही मकसद होता है कि डाटा को अच्छे तरीके से स्टोर करें ताकि उसको रिट्राइव करना हो तो काफ़ी आसानी से वो रिट्राइव हो जाए और स्पेस भी कम ले। मतलब काफ़ी सारा फायदा हो जाता है डाटा स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। जो भी एक इक्वेशन होता है उसमें बहुत सारे पैरेंथेसिस वगैरह लगे हैं, तो बैलेंस्ड है या नहीं है इसको चेक करने के लिए स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये जो एक्सप्रेशन है ये पोस्ट फिक्स में है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है कि इसको इवेलुएट करने पे आंसर क्या आएगा ये आपको पता करना है। तो पोस्ट फिक्स से आपको पहले इनफिक्स में बदलना होगा, फिर जाके इसका आंसर आपको निकालना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। अब बात है कि इसको पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में कैसे बदलेंगे। तो आप चले जाइए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा डाटा स्ट्रक्चर का। डाटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स में कैसे बदलते हैं, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में कैसे बदलते हैं। ये सारा कन्वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैं इसको इसका जो भी एक कन्वर्ट करने के बाद जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कुछ इसी तरह का एक्सप्रेशन बनेगा और जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो ये सोल्व करने के बाद ये -18 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑन ए ग्राफ इज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्यू डाटा स्ट्रक्चर का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल में। ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ग्राफ से आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये इनफिक्स में है और इसका प्रीफिक्स आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन पढ़ना होगा कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे बदले। तो मैं जो प्लेलिस्ट के बारे में बात कर रहा था वो प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है इसे देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री को अगर आप ट्रेवर्सल करते हैं और खासकर इन ऑर्डर में ट्रेवर्सल करते हैं तो जो भी उसका वैल्यू है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरह से अरेंज हो जाता है। तो ये इसकी खासियत है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की। जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। यहाँ पे एक आपको कोड दिया गया है, इस कोड को आप समझ जाइएगा तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये कोड देखकर ही आपको पकड़ना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। देखिए पोस्ट ऑर्डर क्या है, देखिए पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट नोड पे जाते हैं, फिर राइट नोड पे जाते हैं और फिर उसके बाद जो पेरेंट नोड होता है उस पे जाते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा, LRN। ये मतलब लेफ्ट सब ट्री पे पहले आप जाते हैं, फिर राइट सब ट्री पे जाते हैं, फिर जो पेरेंट नोड होता है उस पे आप जाते हैं। तो ये किसका हो गया, ये ये हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। नोड एकदम लास्ट में आ रहा है इसीलिए पोस्ट कहा गया। नोड अगर बीच में आता तो ये इन ऑर्डर कहलाता। ठीक है, नोड अगर पहले आता, जो भी पेरेंट नोड है वो पहले आता तो ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कहलाता। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ जो फंक्शन को कॉल किया गया है तो इसमें देखिए यहाँ पे लेफ्ट को पहले भेजा गया है। लेफ्ट
एक तरह से लेफ्ट भी एक फंक्शन ही है। लेफ्ट फंक्शन को पहले कॉल किया गया है, फिर राइट को कॉल किया गया है, और फिर यहाँ जो रूट है, जो डाटा वाला है, नोड जो है उसी में डाटा रहता है। तो जो डाटा मतलब कि n, ये वाला लास्ट में कॉल किया गया है। तो देखिए पहले l, फिर r, फिर n, तो ये वाला आपका बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसी तरह से आपको पहचानना होगा, आप पहचान लीजिएगा कोड देख के। जैसे देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया ना, यहीं से आप इसका भी सही आंसर पता कर सकते हैं। देखिए पहले हो गया n, फिर हो गया l, फिर हो गया r। तो आप बताइए n l r का मतलब क्या हो गया? ये प्री ऑर्डर हुआ ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इन बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज। देखिए बैलेंस फैक्टर जब आप पढ़ेंगे एवीएल ट्री, तो उसमें क्या होता है ना कि एवीएल ट्री में कोई इंजर्शन करने से पहले हम लोग बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। इंजर्शन करने के बाद बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। अगर बैलेंस फैक्टर गड़बड़ होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से रीअरेंज करते हैं। तो ये बैलेंस फैक्टर कैसे पता चलेगा गड़बड़ हो रहा है? तो जो भी बैलेंस फैक्टर है वो 0 हो ठीक है, +1 हो ठीक है, -1 हो ठीक है। मतलब कि ये 3 हो तो ठीक है, अगर 2 हो जाए तो गड़बड़ है, -2 भी हो जाए तो गड़बड़ है। मतलब कि 1 तक का अलाउ है, 1 से ज़्यादा अगर रहे तो हम मानेंगे कि बैलेंस फैक्टर मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9। 9 का सही आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे चेक करने का तरीका ही पूछ रहा है। ये वो है क्या कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, इसी को बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये नीचे एक फोटो दिख रहा होगा आपको, अगर इस नोड का बैलेंस फैक्टर हम चेक कर रहे हैं, तो इधर का जो हाइट है वो अब माइनस इधर का जो हाइट है वो अगर आप करते हैं तो आपका बैलेंस फैक्टर निकल जाता है। चलिए बस यही क्वेश्चन था। अब ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिगर बिलो इज ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री इफ ए नोड इंसर्ट एज चाइल्ड ऑफ द नोड आर। यहाँ पे एक नोड इंसर्ट हो रहा है, उसकी बात कर रहा है। हाउ मेनी नोड्स विल बिकम अनबैलेंस्ड। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई एक कुछ भी जेड मान लीजिए, जेड एक नोड हम यहाँ इंसर्ट करते हैं आर के नीचे, चाहे चाहे वो लेफ्ट हो या राइट साइड में हो, मतलब कि लेफ्ट चाइल्ड की तरह हो या राइट चाइल्ड की तरह हो। अगर आप किसी भी तरह से इंसर्ट करते हैं तो इसमें कौन सा नोड है जो अफेक्टेड होगा? तो ये अफेक्टेड नहीं होगा, ये अफेक्टेड होगा। कौन सा अफेक्टेड होगा? केवल पी। तो एक ही नोड अफेक्टेड होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि अगर जब आप बैलेंस फैक्टर निकालिएगा तो इसका बैलेंस फैक्टर ही गड़बड़ाएगा, केवल पी का बैलेंस फैक्टर गड़बड़ाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 11 नंबर है इस पे आते हैं। करेक्ट ए बाइनरी ट्री इज बैलेंस्ड इफ द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एवरी नोड इज नॉट मोर देन 1। अभी जो ऊपर हमने बताया वही है इसका आंसर। ठीक है, जो अभी हम यहाँ पर बताया ना कि एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो बी ट्री बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में नहीं आता है, बाकी सब आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, बी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसका चाइल्ड 2 से ज़्यादा हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री लाइक एवीएल ट्री कंपेयर्ड टू बाइनरी हीप। बाइनरी हीप का कंपेरिजन एक तरह से बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री से कर रहा है। तो ये एवीएल तरह का ही ट्री होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंसर्शन टेक्स लेस टाइम। इंसर्शन बहुत कम समय में ही यहाँ पे इंसर्शन हो जाता है बाइनरी सर्च ट्री में, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में।
देखिए एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जो एवीएल ट्री का नेचर है ना वही बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री का नेचर है, और एवीएल ट्री बाइनरी सर्च ट्री होता है। अब आते हैं 14 पे। 14 नंबर क्या कर रहा है कि इन व्हाट वे द सिमेट्री स्पार्स मैट्रिक्स कैन बी स्टोर्ड इफिशिएंटली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बाइनरी सर्च ट्री। इसका यूज करके हम उसको इफिशिएंटली हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है क्या करेगा, सपोज द कंटेंट ऑफ एन एरे। एक एरे है जिसका नाम है ए, ठीक है, इसका नाम क्या है ए, मान लीजिए इसका नाम है ए, और 1 2 3 4 5 6 6 इसमें एलिमेंट है, 4 5 6। पहला एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट है 10, लास्ट वाला एलिमेंट है 10, और बाकी बीच में क्या है, नल है। तो नल को हम एन 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 लिख देते हैं, ठीक है, नल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्हाट वुड बी द साइज ऑफ एरे कंसिडर्ड इट एज ए नॉर्मल एरे। अगर इसको नॉर्मल एरे माना जाए तब इसका साइज क्या होगा, अगर इसे स्पार्स एरे माना जाए तब इसका साइज क्या होगा। अगर नॉर्मल एरे मानते हैं तो साइज हो जाएगा 6, स्पार्स एरे मानते हैं तो साइज हो जाएगा 2। क्योंकि स्पार्स एरे में क्या होता है कि वो जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है और जो भी नॉट नल एलिमेंट है उसे ही कंसिडर करता है, जीरो और नल को कंसिडर नहीं करता है। तो यहाँ पे जो भी नल है ना इसको कंसिडर नहीं करेगा, तो साइज में 2 ही काउंट करेगा, वो पहला और आखिरी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 में क्या कर रहा है कि व्हाट इज स्पार्सिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्पार्सिटी कह रहा है। तो देखिए कोई मैट्रिक्स है उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, जीरो एलिमेंट होंगे ही, तो उसका जो जितने जीरो एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने जीरो एलिमेंट होंगे उसको भाग दे दीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से भाग दे दीजिएगा, तो जो निकल के आएगा वही उसका स्पार्सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, 16 नंबर ना, सॉरी, ए हो जाएगा, ए, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा ए, द फ्रैक्शन ऑफ जीरो एलिमेंट ओवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्या कर रहा है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द पॉइंटर डिफरेंस इन ए मेमोरी इफिशिएंट डबल लिंक लिस्ट। मेमोरी इफिशिएंट डबल लिंक लिस्ट में पॉइंटर कैलकुलेशन की बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पॉइंटर ऑफ प्रीवियस नोड एक्स और पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। पॉइंटर जो प्रीवियस नोड का पॉइंटर है और जो नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है उनके बीच का एक्स और ऑपरेशन जब निकालिएगा तो उसका उस तरह से इसका डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है बिग ओ नोटेशन वाला क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए, हालांकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप इसको रटिएगा फिर भी भूल जाइएगा, तो कोई बात नहीं, इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन आएगा ऐसे मारिएगा, अगर हो जाए तो सही हो जाए तो गुड, ना हो गया तो वेरी गुड। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या रखा कि व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग ए नोड इन ए डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट में नोड का इंसर्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है वो भी वर्स्ट केस में, तो वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिग ओ नोटेशन का ओ एन, ठीक है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो सीपीयू का जो रिसोर्स एलोकेशन होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो 20 नंबर है उस पर अब हम लोग आते हैं। 20 नंबर क्या कर रहा है, व्हाट डज स्टैक ओवरफ्लो रिफर्स। तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो का कंसेप्ट एक याद कर लीजिएगा, खूब पूछेगा, चाहे वो स्टैक में हो चाहे वो लिंक लिस्ट में हो, इस तरह से वो पूछेगा। हालांकि ये स्टैक में ही ज़्यादातर ये पूछा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा सी, रिमूविंग आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। आपका स्टैक खाली है और आप उसमें से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। अगर स्टैक पूरा तरह से भरा है, आप उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। 21 नंबर जो क्वेश्चन है अब इसे देखते हैं।
क्या करा कि array implementation of stack is not dynamic. Which of the following statements supports this argument? मतलब ये जो कथन को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सा इसमें ऑप्शन है जो इसका एक तरह से व्याख्यान कर रहा है। तो चलिए आ जाइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्पेस एलोकेशन फॉर एरे इज फिक्स्ड। सही बात है, अगर आप एरे के साथ स्पेस एलोकेशन करते हैं तो फिक्स्ड हो जाता है एंड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम, और रन टाइम आप इसे बदल नहीं सकते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, अब 22 नंबर पहुंचते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरे एलिमेंट विल रिटर्न द टॉप ऑफ स्टैक एलिमेंट। ठीक है, जहां टॉप ऑफ स्टैक मिल जाए आप समझ लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। साइज n है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टैक है, ठीक है, एरे के थ्रू ही इंप्लीमेंट हो रहा है तो हम इसे समझाते हैं। अब इसका जो साइज है मान लीजिएगा 4 है, तो एरे जो भी आपने बनाया वो 4 लेंथ का बनाया, तो 0 से ही तो स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा तो हम इसको कितना मानेंगे, मतलब इसका जो भी होगा ये होगा 0 1 2 3। तो जो टॉप है वो किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है, n-1 पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कर रहा है व्हाट डज स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो अभी हमने बताया ना, ओवरफ्लो का मतलब क्या है, उसमें आइटम है और आप फिर उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन का ही एक एमसीक्यू सेट में तैयार किया हूँ, और ताकि इससे कम समय में ही हम लोग का 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ही संभावित क्वेश्चन है, मतलब समझ लीजिए कि उसकी संभावना ज़्यादा है आने का, भी आई कर लीजिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इन लिंक्ड लिस्ट इच नोड contains a minimum of 2 fields. One field is data to store and second field is, शायद इसको एक सेकेंड मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि इन लिंक लिस्ट इच नोड कंटेन मिनिमम 2 फील्ड। लिंक लिस्ट में नोड जो होता है उसमें जो भी होता है उसमें 2 फील्ड होते हैं। वन फील्ड इज डाटा, एक फील्ड डाटा के लिए होता है, ठीक है, डाटा टू स्टोर द डाटा, डाटा स्टोर करने के लिए। सेकेंड फील्ड, अब सेकेंड फील्ड किस चीज के लिए होता है, तो सेकेंड फील्ड नेक्स्ट नोड जो बगल वाला नोड है उसका एक तरह से पॉइंटर को स्टोर करता है। ठीक है, तो जो सेकेंड वाला क्या होता है, पॉइंटर टू नोड होता है। सेकेंड वाला पॉइंटर टू नोड होता है बगल वाले जो नेक्स्ट नोड बोल सकते हैं, नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करता है। तो जब ये पॉइंटर टाइप होगा तभी तो एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, 25 नंबर ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। इसमें से कौन क्यू का टाइप नहीं है, ये आया हुआ है TRE 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, TRE 1 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये हो गया आपका 25 क्वेश्चन फिनिश। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।